तो कल बेटा अपन ने नर्वस सिस्टम स्टार्ट किया था और अब बात करना कर देंगे बंद। चलो देखो, कल अपन ने स्टार्ट किया था नर्वस सिस्टम। हमने जो कहा कि नर्वस सिस्टम की आवश्यकता आपको है, क्योंकि नर्वस सिस्टम आपकी बॉडी के अंदर जो प्रोसेसेस हो रही है, इन प्रोसेसेस को कंट्रोल करता है और ऑर्गन्स के बीच में कोऑर्डिनेशन कराता है। आपने कहा कि नर्वस सिस्टम केवल एनिमल्स के अंदर पाया जाता है, अदर देन एनिमल्स नर्वस सिस्टम नहीं होता। फिर हमने कहा कि हाइड्रा के अंदर डिफ्यूज टाइप नर्वस सिस्टम है, यानी कि नर्व नेट पाया जाता है। इंसेक्ट्स में नर्वस सिस्टम कंपेरेटिवली बेहतर डेवलप है, जहां ब्रेन, गैंग्लिया और न्यूरल टिश्यू पाया जाता है। वर्टिब्रेट्स के अंदर नर्वस सिस्टम और भी ज्यादा बेहतर तरीके से डेवलप होता है। न्यूरॉन की तीन चीजों के बारे में बात की थी कि डिटेक्ट, रिसीव और ट्रांसमिट करता है स्टिमुलाई। फिर हमने कहा कि अपने नर्वस सिस्टम को डिवाइड करते हैं दो पार्ट में, सीएनएस और पीएनएस। सीएनएस सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है। फिर अपन ने कहा कि सीएनएस के अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं, जबकि भाई पीएनएस में हमने कहा कि यहाँ पे दो तरह के फाइबर्स होंगे, सेंसरी या एफरेंट और मोटर या इफरेंट फाइबर। फिर आपने कहा कि जो पीएनएस है, इसके अंदर दो डिवीजन होते हैं, एक कहा जाता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम और दूसरे का नाम ऑटोनॉमस। सोमैटिक में आपने कहा कि इसके अंदर क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स आती है और ये सप्लाई करता है वॉलेटरी मसल्स को, जबकि वहीं पर जो ऑटोनॉमस है ये सप्लाई करता है इनवॉलेटरी ऑर्गन। ऑटोनॉमस के दो डिवीजन, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। फिर अपन ने कहा कि होल कॉम्प्लेक्स ऑफ नर्व्स, फाइबर्स, गैंग्लिया एंड प्लेक्सस, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से विसरा को और विसरा से सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सप्लाई करे, उसको अपन क्या बोलते हैं, विसरल नर्वस सिस्टम कहा जाता है। फिर हमने कहा कि साहब जो न्यूरल टिश्यू है, इसका ओरिजिन होता है एक्टोडर्मल। लीस्ट पावर ऑफ रीजनरेशन यहाँ पे पाया जाता है। इसके अंदर सेल्स दो तरह की है, न्यूरॉन और न्यूरोग्लिया। न्यूरोग्लिया के अंदर एस्ट्रोसाइट, ऑलिगोडेंड्रोसाइट, माइक्रोग्लियोसाइट और श्वान सेलाइन। न्यूरॉन के बारे में हम बात कर रहे हैं। न्यूरॉन के पार्ट्स हमने देख लिए थे कि एक न्यूरॉन को हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला पार्ट बेटा इसके अंदर एनसीईआरटी ने कौन सा कहा, डेंड्राइट। दूसरा पार्ट साइटोन। तीसरा पार्ट कहा गया इसके अंदर एक्सॉन। तो अब यहाँ पर एक न्यूरॉन के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं वो अपने को समझना था। हाँ बेटा, जब फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे तो मसल्स के लिए ब्लड सप्लाई बढ़ेगी। अगर मसल्स के लिए ब्लड सप्लाई बढ़ानी है तो आपको किसी न किसी ऑर्गन के लिए ब्लड सप्लाई घटानी पड़ेगी। तो रिजल्टेंट क्या होता है, किडनी के लिए ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी, एलिमेंट्री कैनाल के लिए ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। वहीं पे जब हम वर्कआउट बंद कर देंगे तो बंद करने के बाद किडनी और एलिमेंट्री कैनाल के लिए जो ब्लड सप्लाई है वो कंपेरेटिवली क्या होगा बेटा, बढ़ जाएगी। तो इसीलिए एनसीईआरटी ने यहाँ पे किडनी का नाम लिया है। अगला चैप्टर जब आएगा तो अपन बात करोगे एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन कौन सी है, क्या करती है। तो देखिए, अब अपने को बात करनी थी बेटा न्यूरॉन के बारे में। तो न्यूरॉन के बारे में आपने सबसे पहली बात कही कि जो न्यूरॉन है यह हमारे नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट था। न्यूरॉन को आपने क्या कहा कि न्यूरॉन क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। हमने समझा कि भाई स्ट्रक्चरल यूनिट इसलिए है क्योंकि जितनी भी स्ट्रक्चर आपको अगर आप देखती है तो ये सारी स्ट्रक्चर आपको न्यूरॉन के अंदर दिखेंगी। फंक्शनल इसलिए कि अगर आपको नर्व इम्पल्स का जनरेशन कैसे है, कंडक्शन कैसे है, ये सारी कहानी अगर आपको देखनी है तो ये भी आपको न्यूरॉन के अंदर ही दिखाई देगी। अब न्यूरॉन के बारे में हमने जो कहा था, ये न्यूरॉन में तीन पार्ट होते हैं। तो सबसे पहले ये वाला जो पार्ट है इसका नाम बताओ जरा,
इस वाले पार्ट का नाम क्या है? डेंड्राइट। डेंड्राइट का नंबर हम देख रहे हैं कई सारे हैं। तो डेंड्राइट स्मॉल है कि लार्ज? स्मॉल ना। सेल बॉडी के अंदर की तरफ प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि बाहर? तो यानी कि डेंड्राइट के बारे में आपने कहा कि डेंड्राइट सबसे पहली बात है स्मॉल। दूसरी बात आपने कहा कि डेंड्राइट का नंबर कई सारे। फिर अगला आपने कहा कि जो डेंड्राइट है ये प्रोजेक्ट करते हैं आउटसाइड साइटोन। तो साइटोन के कहा जाएंगे बेटा? बाहर की तरफ प्रोजेक्ट कर रहे हैं। इनको आपने कहा डेंड्राइट। डेंड्राइट के बाद फिर ये जो सेल का सेंट्रल पार्ट है, इस वाले पार्ट को क्या नाम दिया बेटा? साइटोन। साइटोन को और आपने क्या कहा है? सेल बॉडी। तो साइटोन के लिए दूसरा नाम आपके पास क्या हुआ? सेल बॉडी। ये जो सेल है, इस पूरे सेल का जो सबसे सेंट्रल पार्ट है, वो अपन किसे मानते हैं? साइटोन को। क्योंकि जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं, सारी चीजें कहाँ पे पाई जाती हैं? साइटोन के अंदर मौजूद है। तो इसीलिए साइटोन को आपने कहा कि ये सेल का सेंट्रल पार्ट होता है। अब अपन ने कहा बेटा कि बाकी सारे सेल ऑर्गेनल तो होंगे ही, साथ में यहाँ पे आपको एक सेल ऑर्गेनल और दिखाई देता है जिसको नाम क्या दिया था? निसल्स ग्रेन्यूल। तो यहाँ पे क्या पाए जा रहे हैं? निसल्स ग्रेन्यूल। बोलो किसके बने हुए हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सारे बोलेंगे, बोलो किसके बने? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर आरईआर का बना है तो इसका काम क्या होना चाहिए? प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये क्या बनाएगा? प्रोटीन। प्रोटीन बनाने वाले इस पार्ट को अपन ने नाम क्या दिया? निसल्स ग्रेन्यूल। वैसे तो निसल्स ग्रेन्यूल का एक और नाम टिग्रॉइड बॉडी भी होता है, पर एनसीईआरटी ये नाम नहीं लेती है, इसलिए अपन भी ये नाम नहीं लेंगे। तो ये हो गए निसल्स ग्रेन्यूल। क्या ये निसल्स ग्रेन्यूल साइटोन में पाए जाते हैं? क्या डेंड्राइट में है? क्या एक्सॉन में होते हैं? नो, एक्सॉन के अंदर ये नहीं पाए जाते। अब यहाँ साइटोन की जिस पार्ट से एक्सॉन ओरिजिनेट हुआ, यहाँ इस पार्ट को अपन नाम देते हैं एक्सॉन हिलॉक। क्या कहा जाता है इसे? एक्सॉन हिलॉक नाम देते हैं। तो साइटोन में जिस पार्ट से ओरिजिनेट होगा एक्सॉन, उस पार्ट को अपन ने नाम क्या दिया? एक्सॉन हिलॉक। और ये एक्सॉन हिलॉक कहा जाता है कि न्यूरॉन का सबसे सेंसिटिव पार्ट है। तो न्यूरॉन में मोस्ट सेंसिटिव पार्ट कौन सा हो गया? एक्सॉन हिलॉक। इसके बाद आपको एक लंबी सी जो प्रोसेस दिखाई दी, इसका नाम क्या है? एक्सॉन। तो ये यहाँ पे क्या हो गया? एक्सॉन। एक्सॉन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम क्या था बेटा? एक्सोलेमा। और इसके साइटोप्लाज्म को आपने क्या कहा था? एक्सोप्लाज्म। एक्सॉन आगे चल करके ब्रांच करता है। जब ये ब्रांच होगा तो अब यहाँ स्ट्रक्चर क्या बनी? एक्सॉन एंडिंग। एक्सॉन आगे चल करके जब ब्रांच करेगा तो क्या बनेगा? एक्सॉन एंडिंग्स बनती है। एक्सॉन एंडिंग का जो लास्ट पार्ट है फूला हुआ है, और इस पार्ट को आपने क्या नाम दिया था? साइनेप्टिक नॉब। तो यहाँ पे आपने कहा कि मौजूद होता है साइनेप्टिक नॉब। साइनेप्टिक नॉब में अपने को पता है कि साइनेप्टिक वेसिकल्स पाई जाती हैं जिनके अंदर भरा होगा न्यूरोट्रांसमीटर। अब देखिए, माइलिन शीथ का फॉर्मेशन बेटा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में किया था ओलिगोडेंड्रोसाइट ने, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में किया था श्वान सेल। एनसीईआरटी का डायग्राम आप देखेंगे, एनसीईआरटी पेज नंबर 317 वाले डायग्राम में आपको श्वान सेल दिखाती है। तो ये बात आपको क्या बताती है कि ये जो डायग्राम है, इस ये न्यूरॉन कहाँ पर मौजूद रहा होगा? सीएनएस की पीएनएस? कहाँ होगा? पीएनएस। अब यहाँ एक बात समझिएगा, यहाँ पर अब हम जिस सेल की बात करने वाले हैं इसका नाम है श्वान सेल। नाम क्या है बेटा? श्वान सेल। ये जो श्वान सेल है, इसके बारे में आप देखिए, श्वान सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक दूसरे से जुड़ी होती है, समझना। श्वान सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक दूसरे से क्या होगा? जुड़ी होगी। और ये जो श्वान सेल है, ये एक्सॉन के चारों तरफ लिपटी होती है। मतलब कि पहला मैंने कहा कि अगर मैं इस एक्सॉन का एक सेक्शन काटूं, और सेक्शन अगर मुझे ऐसा करके दिखाई दे, तो यहाँ श्वान सेल की कंडीशन क्या है, कैसे पाई जा रही है? तो हमने कहा कि श्वान सेल इसके ऊपर की तरफ ऐसे करके मौजूद होती है। ये यहाँ बेटा श्वान सेल है,
तो श्वान सेल कहाँ पाई जा रही है? तो आपने कहा कि ये श्वान सेल एक्सॉन के चारों तरफ पाई जाती है, और एक्सॉन के चारों तरफ ये क्या करती है? रैप करती है, या एक्सॉन के चारों तरफ लिपटी होती है। तो एक्सॉन के चारों तरफ लिपटी हुई सेल को अपन ने क्या कहा है? श्वान सेल। तो श्वान सेल कहाँ मौजूद है? एक्सॉन के चारों तरफ है। अब अगली बात आती है यहाँ पे। अब क्या होगा बेटा? ऐसे ही करके देखो, इस डायग्राम को बाहर निकाल के लाते हैं, ध्यान से सुनेंगे। एक्सॉन को कहा निकाला अपन ने? बाहर। श्वान सेल भी बाहर आई। देखो, यहां से यहां तक एक श्वान सेल, फिर यहां से यहां तक एक श्वान सेल, फिर यहां से यहां तक एक श्वान सेल। यानी कि एक श्वान सेल यहां खत्म हुई, और यहीं से दूसरी श्वान सेल स्टार्ट हो जाएगी। ये यहां खत्म हुई, यहां से तीसरी श्वान सेल स्टार्ट हो गई। तो जो श्वान सेल है उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई। तो अब यहाँ पे आपने कहा कि जैसे मान लो एक श्वान सेल बेटा इधर की तरफ आपको दिखा कि यहां तक पहुंची। अब आपने न्यूरॉन के एक तरफ देखा ना एक्सॉन की, अगर आप दूसरी तरफ देखोगे तो श्वान सेल होगी तो दूसरी तरफ भी। तो श्वान सेल यहां भी से कवर कर रही होती है। तो ये इतना मिला करके ये अपना क्या बना? एक श्वान सेल। यानी कि आप कुछ ऐसे मानो, एक आपके पास ये क्या है? एक्सॉन। एक्सॉन के अराउंड आपने क्या किया? सेलो टेप लिपटा दिया। क्या चिपकाया? सेलो टेप। तो सेलो टेप क्या करेगा? इसे कवर करेगा। तो श्वान सेल कुछ ऐसे ही से कवर करती है। पहला सेलो टेप यहां तक लगाया, फिर आपने सेलो टेप दूसरा लिया, यहां से लेकर के फिर वापस से चिपकाना शुरू किया। दूसरा सेलो टेप यहां तक आ गया। तो अब ये जो सेलो टेप है इस एक्सॉन के ऊपर भी दिखेगा और नीचे भी, दोनों जगह दिखेगा ना। तो अपन ने कहा कि एक श्वान सेल ये हो गई, और यहां पर दूसरी जो श्वान सेल है यह अपन मान लेते हैं कि यहां तक आ गई। बेटा देखो, एक सेल में न्यूक्लियस एक होता है ना, तो इस वजह से क्या होगा? आपको न्यूक्लियस एक ही सिरे पर या एक एंड पर ही दिखाई देगा। तो अपन कुछ ऐसे मान लेते हैं कि यहां पर ये श्वान सेल ऐसे करके मौजूद है, और क्या ये श्वान सेल के बीच में गैप है? नहीं, श्वान सेल के बीच में कोई गैप नहीं होता। श्वान सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये आपस में चिपकी हुई होती है। तो यहाँ पर ये जो सेल हो गई, इस सेल को बच्चे आपने नाम क्या दे दिया? तो ये वाली सेल आपकी कही गई है श्वान सेल। तो ये वाली जो सेल है इसको आपने बेटा क्या नाम दिया? श्वान सेल। अब यहां देखिए, पेज नंबर 317 पे जो एनसीईआरटी ने पैराग्राफ लिखा है, वो पैराग्राफ आपको साफ साफ बताता है कि पीएनएस में कोई भी एक्सॉन, चाहे माइलिनेटेड हो या नॉन माइलिनेटेड हो, दोनों तरह के एक्सॉन के ऊपर श्वान सेल पाई जाती है। पढ़ो पैराग्राफ। चाहे माइलिनेटेड हो नॉन माइलिनेटेड में आप पढ़ेंगे क्या श्वान सेल की कवरिंग है? यस। माइलिनेटेड पे श्वान सेल की कवरिंग है? यस। यानी कि अगर हम बात करें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, तो माइलिनेटेड एक्सॉन पे श्वान सेल पाई जाती है? हाँ। नॉन माइलिनेटेड पे श्वान सेल पाई जाती है? हाँ। क्या माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन इस मामले में डिफर करते हैं कि इन पर श्वान सेल प्रेजेंट होगी या एब्सेंट? नहीं, इस मामले में डिफर नहीं करते हैं। जितने भी एक्सॉन है, हर एक्सॉन के ऊपर कवरिंग कौन बना रहा होगा? श्वान सेल। बेसिकली आप समझना, जो कल अपन ने कहा था ना रिपेयर और रीजनरेशन, तो जो एक्सॉन का रिपेयर होता है उसमें श्वान सेल की बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इसीलिए श्वान सेल हर एक एक्सॉन के साथ दी जाती है। वहीं पर इनमें से ज्यादातर जो एक्सॉन होंगे, इनके केस में श्वान सेल बना रही होगी एक शीट, जिसको हम बोलते हैं माइलिन शीट। क्या कहा जाएगा? माइलिन शीट अपन नाम देते हैं। अब ये माइलिन शीट कैसे बनती है इसको समझने के लिए एक मुझे कोई एक पेज, एनसीईआरटी नहीं भरती, ठीक, कोई भी एक खाली पेज। चलो देखो, ध्यान देंगे। अभी बेटा, अभी के लिए अपन ऐसे मानते हैं कि ये जो पेज है, इस पेज पर अब ध्यान दो, यहाँ बाउंड्री कितनी है? 2। ये पूरा आपका एक श्वान सेल, ठीक। अब जो श्वान सेल है, तो श्वान सेल का साइटोप्लाज्म यहाँ अंदर भरा होगा, न्यूक्लियस वगैरह सब अंदर होगा।
श्वान सेल की एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऊपर और एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन नीचे। अब ये जो श्वान सेल है ये हमारा एक्सॉन। हमने क्या कहा था, एक्सॉन के अराउंड श्वान सेल लिपटी होती है। अब श्वान सेल क्या करती है, ये एक्सॉन के अराउंड देखो, यहां पर बच्चे श्वान सेल ने अभी कितनी लेयर बनाई, एक। कितनी लेयर बनाई, एक। अब ये जो एक लेयर बनी ना, इस लेयर में यहाँ पे इसके बीच में जो गैप होगा, इस गैप के अंदर डिपॉजिट होगा माइलिन। क्या डिपॉजिट हुआ, माइलिन यहाँ डिपॉजिट हुआ। जब माइलिन डिपॉजिट हुआ तो अभी माइलिन की कितनी लेयर बनी, एक। फिर इसके बाद श्वान सेल ने क्या किया, इसको एक बार और कवर किया। जब एक बार और कवर किया तो अब लेयर कितनी बन गई, दो। एक और बार कवर कर लिया तो यहाँ लेयर कितनी बनी, तीन। यानी कि जो माइलिन की लेयर बनी, क्या ये कंसेंट्रिक है कि नहीं, कंसेंट्रिक है ना, क्योंकि सबकी सब लेयर किसके अराउंड लिपटी हुई है, एक्सॉन के अराउंड। तो इसका मतलब हुआ लेयर कंसेंट्रिक हुई कि नहीं। तो यहाँ पे आपने कहा कि जो श्वान सेल है वो अपने साइटोप्लाज्म में, फिर से सुनिएगा, अगर श्वान सेल ने अपने साइटोप्लाज्म में किया माइलिन का डिपोजिशन तो ये एक्सॉन कहलाएगा माइलिनेटेड। अगर यहाँ माइलिन का डिपोजिशन नहीं है और खाली श्वान सेल ऐसे ही अगर लिपटी हुई है तो इस एक्सॉन को आप क्या कहेंगे, नॉन माइलिनेटेड। फिर से सुनना, माइलिनेटेड के केस में श्वान सेल है क्या, यस। माइलिन शीथ है, हाँ। नॉन माइलिनेटेड में श्वान सेल है, हाँ। जबकि वहीं पर माइलिन शीथ पाई जाती है क्या, नहीं। अब याद देखिए, जो माइलिन का डिपोजिशन होता है, ये माइलिन का डिपोजिशन होगा कैसे, तो यहाँ पे ऐसे करके देखो, माइलिन यहां भी है और यहां भी, ये माइलिन यहां भी है और इधर भी मौजूद। फिर आपने कहा कि माइलिन यहां भी है और यहां पर भी। तो क्योंकि माइलिन क्योंकि चारों तरफ लिपटा हुआ है, तो एक्सॉन का सेक्शन काटने पर ये माइलिन जो आपको दिखेगा वो बच्चे कहाँ दिखाई देगा, एक्सॉन के दोनों तरफ। तो आपने कहा कि यहाँ पर ये जो श्वान सेल है, ये श्वान सेल में डिपोजिशन किसका हुआ, माइलिन का। तो आपने कहा कि यहाँ पर ये क्या बनी बेटा, माइलिन शीथ। अब जब मैं कहता हूं माइलिन शीथ, तो ऑब्वियस सी बात है, दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि भाई माइलिन होता क्या है। तो माइलिन को अगर हम समझें तो ये माइलिन है एक फॉस्फोलिपिड जिसका नाम होता है स्फिंगोमाइलिन। कौन सा फॉस्फोलिपिड होता है, स्फिंगो माइलिन है। ये नाम एनसीईआरटी नहीं लेती है, फॉस्फोलिपिड नाम लेती है। तो आपको याद रखना है कि स्फिंगोमाइलिन क्या होता है, फॉस्फोलिपिड। तो अपन ने कहा कि स्फिंगोमाइलिन क्या है, फॉस्फोलिपिड। कहानी को फिर से एक बार समझेंगे। आप जानते हैं बायोमोलिक्यूल के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, अलग अलग मॉलिक्यूल। अगर किसी लिपिड में फॉस्फेट ग्रुप मौजूद हो तो ऐसे लिपिड को कहा जाता है फॉस्फोलिपिड। क्या बोलते हैं, फॉस्फोलिपिड। फिर आपने कहा कि ये जो फॉस्फोलिपिड है, इसका एनसीईआरटी ने एग्जांपल एक लिया, लेसिथिन। ठीक, याद आता है ना। फिर आपने कहा कि जो फॉस्फोलिपिड है, अगर उसमें शुगर रेजिड्यू मौजूद हो, शुगर अगर इसके अंदर मौजूद है, तो फिर हम इसे क्या बोलते हैं, स्फिंगोमाइलिन कहते हैं। वो जो स्फिंगोमाइलिन है वही आकर के यहाँ पर क्या कर रहा है, माइलिन शीथ बना रहा है। और क्योंकि बेटा ये लिपिड है, तो लिपिड बताओ पोलर होगा कि नॉन पोलर, नॉन पोलर। लिपिड कैसा रहेगा, पोलर या नॉन पोलर। ऑब्वियस सी बात है, लिपिड में फ्री चार्ज है नहीं, तो लिपिड कैसा होगा, नॉन पोलर। अब अगर जो नॉन पोलर चीजें हैं वो इलेक्ट्रिकल करंट के लिए कंडक्टर होंगे कि इंसुलेटर। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ जो नर्व इंपल्स जनरेट और कंडक्ट होगी, उसके लिए माइलिन किसका काम करेगा, इंसुलेटर का काम करेगा। तो आपने कहा कि माइलिन यहाँ पाया जा रहा है। अब आप देखो, यहाँ की माइलिन और इसके माइलिन के बीच में गैप है कि नहीं, इस वाले माइलिन और इस वाले माइलिन के बीच में गैप है। ये जो यहाँ पर आपको माइलिन के बीच में गैप दिखाई देते हैं, इन गैप्स को ही अपन क्या बोलते हैं बेटा, नोड्स ऑफ रेनवियर। क्या कहा जाता है, नोड्स ऑफ रेनवियर कहा जाता है। तो यहाँ पर ये आपको क्या दिखाई दिए बेटा, नोड्स ऑफ रेनवियर। ध्यान से पढ़ेंगे एनसीईआरटी। नोड्स ऑफ रेनवियर किसके बीच का गैप है, माइलिन शीथ के बीच की श्वान सेल। माइलिन शीथ करो अंडरलाइन,
क्या ये लाइन आपको साथ में ये नहीं कह देती है कि श्वान सेल के बीच में गैप नहीं होता? इस लाइन ने क्या कहा है कि जो नोड ऑफ रेनवियर बनता है वो गैप किसके बीच का है? माइलिन शीथ के बीच का गैप होता है, न कि श्वान सेल के बीच का गैप। तो नोड्स ऑफ रेनवियर किसके बीच का गैप है? माइलिन शीथ। तो अपन ने कहा कि इट इज गैप बिटवीन माइलिन शीथ। तो हमने कहा कि साहब ये माइलिन शीथ के बीच का गैप है, तो माइलिन शीथ के बीच के गैप को इसको अपन नाम क्या देते हैं? नोड ऑफ रेनवियर। अब यहां देखिए, श्वान सेल के बारे में आपने कहा कि श्वान सेल इज प्रेजेंट इन या प्रेजेंट ऑन myelinated as well as non-myelinated axons of PNS। तो myelinated और non-myelinated axon of PNS पर कौन पाया जा रहा होगा बेटा यहाँ पर? तो अपन ने कहा कि श्वान सेल मौजूद है, तो श्वान सेल माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड दोनों के केस में पाई जा रही है। अब यहां पर वेरिएशन आते हैं दो। पहला आपने कहा कि अगर माइलिन का डिपोजिशन हुआ, आपने कहा कि अगर माइलिन डिपॉजिट हुआ, तो इफ माइलिन इज डिपॉजिटेड, तो माइलिन का डिपॉजिट होते ही फिर आप इसे क्या कहेंगे? माइलिनेटेड कहेंगे। माइलिन के डिपॉजिट होते ही आपने क्या कहा? माइलिनेटेड नाम दिया। जबकि वहीं पर अगर माइलिन का डिपोजिशन नहीं हुआ पर श्वान सेल है, तो अपन ने कहा कि माइलिन नॉट डिपॉजिटेड। अगर माइलिन डिपॉजिट नहीं हुआ तो उस केस में आप क्या कहते हैं? इसे नॉन माइलिनेटेड। तो अब आपने इसे क्या बोल दिया? नॉन माइलिनेटेड। एग्जाम्पल्स बहुत ध्यान से सुनेंगे क्योंकि एग्जाम्पल में कुछ गड़बड़ है। एग्जाम्पल में एनसीईआरटी कहती है कि माइलिनेटेड पाए जाते हैं क्रीनियल और स्पाइनल नर्व में। पढ़ो जरा, मिला? अंडरलाइन कर देंगे। कहां पर पाए जा रहे बेटा? क्रीनियल और स्पाइनल नर्व। तो जो माइलिनेटेड है वो कहा है? क्रीनियल और स्पाइनल नर्व के अंदर। जबकि वही नॉन माइलिनेटेड में एनसीईआरटी लिखती है कि ये पाया जाता है ऑटोनॉमस और सोमैटिक नर्वस सिस्टम में। कहा मौजूद है? ऑटोनॉमस और सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंदर पाया जाता है। तो आपने कहा कि ऑटोनॉमस और सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो है, इनके अंदर यहाँ पर पाया जाता है नॉन माइलिनेटेड। पहले अपन ने एनसीईआरटी के एग्जांपल देख ली, एनसीईआरटी ने क्या क्या कहा है देखा। अब जरा कल जो हमने क्लासिफिकेशन किया था उस पर जरा ध्यान देना। आपने कहा था कि एक है सीएनएस, एक है पीएनएस। पीएनएस के अंदर दो आते हैं, एक आता है एसएनएस और दूसरा आता है एएनएस। फिर आपने कहा कि एएनएस में आते हैं दो, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। यहां आपने कहा दो चीजें आती हैं, क्रीनियल नर्व और स्पाइनल नर्व। ये क्लासिफिकेशन देख लिया अच्छे से, डन। अब जरा ये एग्जांपल पढ़ो। यहाँ पे क्या है? क्रीनियल और स्पाइनल नर्व। इधर का है ऑटोनॉमस एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम। क्या इस एग्जांपल में अब आपको कुछ गड़बड़ लग रही है? क्या समस्या है? समस्या कहाँ है? समझिएगा। जो ये क्रेनियल और स्पाइनल नर्व के बारे में कहा गया कि भैया क्रेनियल और स्पाइनल नर्व कैसे है? माइलिनेटेड। पर यही क्रेनियल और स्पाइनल नर्व ही तो मिलकर के बनाते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम। यानी कि आप उसी चीज को यहां भी रख रहे हैं और उसी चीज को आपने वहां भी रखा। तो अब तुम कहोगे कि सही क्लासिफिकेशन क्या है? तो वास्तव में ऐसा कोई क्लासिफिकेशन होता ही नहीं। पर जो भी एनसीईआरटी में लिखा है वही जीवन का परम सत्य है जब तक नीट नहीं हो जाता। भले ही ये गलत है, पर मैंने वर्ड टू वर्ड याद करके रखा है कि एग्जैक्टली ऐसा ही पढ़ाना है। गलत सही जस्टिफाई करने वाला मैं कोई नहीं होता। उसी तरीके से गलत सही जस्टिफाई करने का अधिकार आपको नहीं दिया गया है। आपको सिंपली याद करके रखना है कि माइलिनेटेड कहाँ है? क्रेनियल और स्पाइनल नर्व में। नॉन माइलिनेटेड में कौन? ऑटोनॉमस और सोमैटिक नर्वस सिस्टम। पर अगर कभी कोई कहे कि क्या क्लासिफिकेशन सही है, तो उसको बोलना नहीं, ये क्लासिफिकेशन गड़बड़ है। क्यों गड़बड़ है? क्योंकि ये जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है जिसको आपने रखा है नॉन माइलिनेटेड में, इसी के अंदर क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स आती हैं
जिनको आपने रखा है माइलिनेटेड में। तो क्या आपने को पहले इतनी बात समझ में आ गई? देखो इतने जल्दी, फिर आगे बढ़ते हैं। एक्सॉन हिलॉक होता है साइटोन का वो पार्ट जहां से एक्सॉन स्टार्ट होता है, उसको बोलते हैं एक्सॉन हिलॉक। माइक से बहुत एक्स्ट्रा वॉइस आ रहा है। जो लोग भी क्या माइक का सेटअप एक सेम सा रहने नहीं देते, पता नहीं क्या, जो हर चौथे में कुछ ना कुछ बदलना होता है। हेलो हेलो, अभी बेटा ठीक है क्या? अभी ठीक नहीं हुआ? नहीं, एनसीईआरटी कहती है कि न्यूरॉन को आप 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, डेंड्राइट, साइटोन और एक्सॉन। तो डेंड्राइट साइटोन का पार्ट नहीं है। और नहीं, न्यूरॉन्स को कभी नहीं जोड़ते। तो उसमें हम केवल उन्हीं ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करते हैं जिनमें नर्वस सप्लाई उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। बीएनएस में माइलिनेटेड, नॉन माइलिनेटेड दोनों तरह के न्यूरॉन पाए जाते हैं। ठीक, आगे बढ़े, चलिए। तो चलो अब जरा ध्यान दो, बस बातचीत बंद। अब देखो, आपने क्या किया अभी तक, जो हमने किया है, एक तो हमने पढ़ा कि बेटा, एक तो अपन ने पढ़ा कि सबसे पहले भाई न्यूरॉन की स्ट्रक्चर कैसी है। दूसरा, हमने माइलिन शीथ की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पर न्यूरॉन को डिवाइड किया दो ग्रुप में, माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड। यहीं पर आप पेज 317 पे ही देखें तो एनसीईआरटी न्यूरॉन को एक और तरीके से डिवाइड करती है, और ये डिवाइड करने का तरीका है कि नंबर ऑफ प्रोसेसेस कितनी पाई जाती है। यहाँ पे एनसीईआरटी कहती है कि न्यूरॉन का जो पहला टाइप है, इसको कहा गया बेटा मल्टीपोलर। पहले टाइप को क्या नाम दिया है? मल्टीपोलर का। तो मल्टी मतलब क्या हुआ? बहुत सारे। पोलर मतलब की प्रोसेसेस या पोलरिटी या आउटग्रोथ। तो मल्टीपोलर का मतलब हुआ कि अब अगर मान लो एक न्यूरॉन बेटा कुछ ऐसे करके हो, ये इसका एक्सॉन है, यहाँ पे खूब सारे डेंड्राइट पाए जा रहे हैं, ये इसका साइटोन हो गया, और ये इसका एक्सॉन। तो अगर एक न्यूरॉन में कई सारी प्रोसेसेस पाई जाए तो हम इसे क्या कहते हैं? मल्टीपोलर कहते हैं। तो अपन ने कहा कि यहाँ पे सेवरल प्रोसेसेस, तो अगर कई सारी प्रोसेसेस अगर यहाँ पर पाई जा रही हैं तो क्या कहा जाएगा? मल्टीपोलर। ये जो मल्टीपोलर है, ये हमारे अंदर कॉमन होते हैं, जनरली यही पाए जाते हैं। और एनसीईआरटी आप देखेंगे एग्जांपल में क्या लेती है बेटा? सेरिब्रल कॉर्टेक्स। पढ़ो, एनसीईआरटी मिला मल्टीपोलर के एग्जांपल में क्या लिया है? सेरिब्रल कॉर्टेक्स। क्या है सेरिब्रल कॉर्टेक्स? तो हमारे ब्रेन में फोर ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है सेरिब्रम। सेरिब्रम के दो भाग होते हैं, बाहर कॉर्टेक्स और अंदर की तरफ मेडुला। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स में जो न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, ये न्यूरॉन कैसे होते हैं बेटा? मल्टीपोलर। मल्टीपोलर के बाद फिर एनसीईआरटी अगली बात करती है बाईपोलर। बाई का मतलब कितना हुआ? दो। तो यहाँ दो प्रोसेसेस का मतलब है कि यहाँ पर जो साइटोन है, साइटोन के साथ एसोसिएटेड नंबर ऑफ प्रोसेसेस कितनी है? दो। अब देखिए, ये जो दो प्रोसेसेस हैं, इनमें से एक होगी जो डेंड्राइट की तरह काम कर रही होगी, और दूसरा एक्सॉन की तरह। डेंड्राइट की तरह काम करने का मतलब है कि बच्चे जितनी भी इंफॉर्मेशन आनी है वो डेंड्राइट से आएगी, और यहां से दूर किससे जाएगी? एक्सॉन से जाती है।
तो आपने यहाँ पे कहा कि इसमें से क्या होगा कि एक काम करेगा डेंड्राइट की तरह, मान लो ये, और दूसरा काम करेगा एक्सॉन की तरह, मान लेते हैं ये। तो ये यहाँ पे कौन सा हो गया? बाइपोलर न्यूरॉन हो गया। ये जो बाइपोलर न्यूरॉन है, इन बाइपोलर न्यूरॉन में आपने कहा कि प्रोसेसेस कितनी पाई जाती हैं? दो। तो दो प्रोसेसेस यहाँ पर पाई जा रही हैं, और एनसीईआरटी यहाँ इसका बेटा एग्जाम्पल लेती है। ये मौजूद है रेटिना ऑफ आई में। इसके अंदर मौजूद है रेटिना ऑफ आई। कौन बहादुर बालक बताएगा आई की रेटिना में सेल्स का सही सीक्वेंस क्या होता है? कौन कौन सी सेल्स पाई जाती है आई के रेटिना में? कौन कौन सी सेल्स होती हैं? सबसे बाहर फोटो रिसेप्टर सेल, उसके बाद बाइपोलर, बाइपोलर के बाद गैंग्लियोनिक। सबसे बाहर कौन सी सेल? फोटो रिसेप्टर, फोटो रिसेप्टर के बाद बाइपोलर, सबसे अंदर गैंग्लियोनिक। तो आई के रेटिना में सेल्स की कितनी लेयर पाई गई? 3। सबसे बाहर की सेल लेयर का नाम फोटो रिसेप्टर, मिडिल में कौन? बाइपोलर, सबसे अंदर गैंग्लियोनिक। तो यहाँ पे आपने कहा कि रेटिना ऑफ आई में कौन सा पाया जाता है बेटा? बाइपोलर न्यूरॉन होगा। बाइपोलर के बाद फिर यहाँ पे कहा कि तीसरा आ जाता है यूनिपोलर। तीसरा कौन सा है? यूनिपोलर। ये जो यूनिपोलर है, इसमें अगर आप देखो तो नंबर ऑफ प्रोसेसेस कितना रहेगा? एक। यानी कि अगर एक न्यूरॉन कुछ ऐसे करके डेवलप हुआ हो, यहाँ इस न्यूरॉन के अंदर आप देखें तो साइटोन ये हुआ, और साइटोन से कितनी आउटग्रोथ बाहर निकल रही है? तो आपने कहा आउटग्रोथ कितनी बाहर निकली? एक। यानी कि अगर एक सिंगल प्रोसेस पाई जाए, तो सिंगल प्रोसेस मौजूद होने पर इस वाले न्यूरॉन को आप क्या कहेंगे? यूनिपोलर कह देंगे। यहां पर देखिए, यूनिपोलर के केस में बेटा इसे जो इंफॉर्मेशन रिसीव करनी है, ये इंफॉर्मेशन रिसीव करेगा यहां से, है ना, डायरेक्टली कहा साइटोन वाले पार्ट से, और ये इंफॉर्मेशन को भेजेगा कहा? एक्सॉन वाले पार्ट के पास। तो हमने कहा कि जब अगर सिंगल प्रोसेस पाई जाए, तो इसका एग्जाम्पल है कि ये हमारे अंदर मौजूद होता है कब? ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ। यानी कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में हमारे अंदर सबसे पहले जो न्यूरॉन बनते हैं वो कौन से होंगे बेटा? यूनिपोलर। बाद में यही यूनिपोलर न्यूरॉन चेंज किसके अंदर हो जाते हैं? मल्टीपोलर में। तो बाद में यही यूनिपोलर चेंज किसके अंदर हुए? मल्टीपोलर। तो न्यूरॉन के टाइप कितने? 3। पहले का नाम मल्टीपोलर, दूसरा बाइपोलर, तीसरा यूनिपोलर। मल्टीपोलर में आउटग्रोथ बहुत सारी, बाइपोलर में 2, यूनिपोलर में एक आउटग्रोथ पाई जाती है। अब एनसीईआरटी में पेज नंबर 322 पे देखेंगे, आपको रिफ्लेक्स एक्शन का डायग्राम मिलेगा। मिला? इसमें डॉर्सल रूट गैंग्लिया ढूंढो, डॉर्सल रूट। डॉर्सल रूट पर अब यहाँ जो बेटा न्यूरॉन पाया जा रहा है, इस न्यूरॉन को आप देखें तो ये वाला जो न्यूरॉन है, इसकी खासियत देखो क्या है। यहाँ पर बेटा आपको एक साइटोन दिखा, ठीक, साइटोन से आउटग्रोथ कितनी निकली? एक। वो आगे चल के डिवाइड कितने के अंदर हो गई? 2। तो अगर मैं इस डिवीजन वाले पार्ट को छोड़ देता तो ये कायदे से कैसा था? यूनिपोलर। पर अब कहानी क्या है कि यहां से इंफॉर्मेशन आती है और यहां इंफॉर्मेशन चली जाती है। यानी कि इसमें एक प्रोसेस थी या एक आउटग्रोथ थी, ये एक आउटग्रोथ आगे जाकर के ब्रांच होकर कितनी बनाती है? 2। जब इसने आगे ब्रांच होकर के 2 बना दिए, तो अब आप इसे पूरी तरीके से यूनिपोलर में तो नहीं रखेंगे, और क्लियरली साइटोन से 2 आउटग्रोथ भी नहीं निकल रही, तो इसलिए आप बाइपोलर में भी नहीं रखेंगे। तो इसको अपन ने कहा रखा? स्यूडो यूनिपोलर। बताओ स्यूडो मतलब ट्रू की फॉल्स? तो अपन ने कहा कि ये क्या है? फॉल्स यूनिपोलर है। तो स्यूडो यूनिपोलर के अंदर आपने कहा कि यहाँ पर क्या रहेगा कि एक आउटग्रोथ है, ओरिजिनेट कितनी हुई? एक प्रोसेस, और ये प्रोसेस आगे चल करके क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाती है। जब ये डिवाइड हो जाती है, तो यहाँ एग्जाम्पल में ध्यान से सुनना क्या है? डॉर्सल रूट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ये डॉर्सल रूट पे बनता है बेटा गैंग्लिया, तो इसको बोलते हैं अपन डॉर्सल रूट गैंग्लिया ऑफ स्पाइनल नर्व या स्पाइनल कॉर्ड।
भाई स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व बाहर निकल रही है उसी नर्व के अंदर ये आपको दिखाई दे रहा है। तो एनसीईआरटी ने, फिर आ जाओ पेज 317 पे, एनसीईआरटी ने बेटा पेज 317 पे क्या आपसे प्रोसेसेस के बारे में बात करते हुए ये कहा है कि न्यूरॉन 3 टाइप का होता है ना? कितने टाइप है? 3। पहला मल्टीपोलर, दूसरा बाइपोलर, तीसरा यूनिपोलर। पर एनसीईआरटी ने ही पेज नंबर 322 पर आपको एक और कौन सा दिखा दिया? स्यूडो यूनिपोलर। तो आपने कहा कि एनसीईआरटी ने कहा कितने में डिवाइड करने को? 3। पर आगे जाकर के डायग्राम में एक और हमें दिखाया जिसको अपन ने नाम क्या दिया? स्यूडो यूनिपोलर। तो न्यूरॉन के बेस्ड ऑन नंबर ऑफ प्रोसेसेस कितने टाइप होते हैं? 4। पहले टाइप का नाम मल्टीपोलर, दूसरा बाइपोलर, तीसरा यूनिपोलर और चौथे को कहा जाता है स्यूडो यूनिपोलर। तो न्यूरॉन के कितने टाइप हो गए बेटा? 4 टाइप होते हैं। क्या इतनी बात अपने को समझ में आ गई? इतनी कहानी में कोई कंफ्यूजन नहीं? तो अब आते हैं पेज 317 पे ही, जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। साइटोन से डायरेक्टली साइटोन रिसीव करेगा। हाँ, स्यूडो यूनिपोलर। स्यूडो यूनिपोलर पे बेटा अपन ने कहा स्यूडो मतलब फॉल्स, यूनिपोलर अगर आप इतने पार्ट को छोड़ दें, इतने पार्ट का आपको ना पता हो, तो ये आपको फंडामेंटली कैसा दिखता है? यूनिपोलर। पर जैसे ही इस पार्ट के बारे में पता चलता है तो क्या ये ट्रू यूनिपोलर रहा? नहीं। अब ये क्या हो गया? फॉल्स यूनिपोलर हुआ ना। इसीलिए नाम क्या दिया? स्यूडो यूनिपोलर। कहा था स्पाइनल कॉर्ड की जो स्पाइनल नर्व वहां से निकल रही थी, स्पाइनल नर्व की जो डॉर्सल रूट थी, डॉर्सल रूट के अंदर मौजूद था, तो उसको आपने क्या कहा? डॉर्सल रूट गैंग्लिया ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। अब देखिए आते हैं अगले पार्ट पर, यानी कि एनसीईआरटी अब बात करती है अबाउट जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। तो अब यहाँ पे देंगे थोड़ा सा ध्यान। चलो, सबसे पहली लाइन पढ़ी। पहली लाइन में एनसीईआरटी कहती है कि न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल सेल because their plasma membrane are in polarized state blindly। क्या ये एक एआर क्वेश्चन है? आंसर क्या जाएगा? एक। यानी कि आपको असर्शन में दे दिया जाए कि न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल सेल, और फिर रीजन में क्या दे दिया जाए कि इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? पोलराइज्ड होती है। अब यह ध्यान दें, क्या अकेला न्यूरॉन एक्साइटेबल सेल होता है? नहीं। न्यूरॉन के अलावा एक्साइटेबिलिटी प्रॉपर्टी और किसके पास थी? मसल। तो यानी कि न्यूरॉन के अलावा जो मसल फाइबर है, ये मसल फाइबर भी बेटा क्या है? एक्साइटेबल सेल है। न्यूरॉन के अलावा एक्साइटेबल सेल आपके पास और कौन है? मसल फाइबर। तो आपने कहा कि चाहे न्यूरॉन हो या मसल फाइबर हो, दोनों ही मामलों में ये सेल कैसी है बेटा? एक्साइटेबल है। एक्साइटेबल होने का मतलब है कि ये जो सेल्स हैं इन्हें एक्साइट किया जा सकता है, इनको स्टिमुलेट किया जा सकता है। तो हम सबसे पहले फर्स्ट लाइन ले लेते हैं जहां एनसीईआरटी ने कहा कि जो न्यूरॉन्स है, दीज न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल सेल। और एक्साइटेबल सेल क्यों कहा? कहा कि एज देयर मेम्ब्रेन आर इन पोलराइज्ड स्टेट, क्योंकि इनकी जो मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन कौन सी स्टेट में है बेटा? पोलराइज्ड स्टेट में है। तो न्यूरॉन की मेम्ब्रेन क्योंकि पोलराइज्ड स्टेट में होती है, तो इसीलिए न्यूरॉन कैसा है? एक्साइटेबल सेल है। अब अगला देखिए, आगे क्वेश्चन पूछता है कि डू यू नो व्हाई द मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन इज पोलराइज्ड। आपसे अगला पूछा, क्या आपको पता है कि न्यूरॉन की मेम्ब्रेन पोलराइज्ड क्यों होती है? सिंपल सी बात है। देखो, पोलरिटी का मतलब क्या है? डिफरेंस। पोलरिटी का मतलब सिंपली क्या हुआ? डिफरेंस। जैसे कि मान लो, अगर जो है दो लोगों के पास
अगर दोनों के पास आईफोन 14, तो क्या इनके बीच में कोई पोलैरिटी है? वहीं पर अगर एक के पास आईफोन 14 और दूसरे के पास एमआई का फोन, तो क्या दोनों के बीच में पोलैरिटी है? हाँ, पोलैरिटी है। ठीक, तो यहाँ पे अपन ने कहा कि पोलैरिटी होने के लिए दोनों तरफ कंडीशन सेम हो या अलग अलग। यानी कि मान लो ये मेम्ब्रेन, ध्यान से सुनिएगा, मान लेते हैं मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के एक तरफ जो चार्जेस हो वो दूसरी तरफ के चार्जेस के बराबर होने चाहिए कि कम ज्यादा। अगर यहाँ चार्जेस बराबर होंगे तो पोलैरिटी क्या हो जाएगा? जीरो। अगर यहाँ पर डिफरेंस होगा तो पोलैरिटी यहाँ पर मौजूद होगी। तो आगे आपने कहा कि आयनिक डिस्ट्रीब्यूशन, आगे जो एनसीईआरटी ने क्वेश्चन पूछा ना, अपन उसका आंसर लिख रहे हैं। हमने कहा कि यहाँ पर जो आयनिक डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि अपन ने कहा कि पोटेंशियल अक्रॉस एक्सोलेमा इज डिफरेंट। एक्सोलेमा के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मौजूद है, तो इट इज पोलराइज्ड। तो इसके लिए क्या है बेटा? पोलराइज्ड है। अब बताओ पोलराइज्ड क्यों है? क्योंकि मेम्ब्रेन के दोनों तरफ यहाँ जो आयनिक बैलेंस था या दोनों तरफ जो आयनिक डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम है कि डिफरेंट है? डिफरेंट है। तो डिफरेंट होने की वजह से आपने यहाँ पे कहा कि जो एक्सॉन है, ये एक्सॉन कैसा होता है बेटा? पोलराइज्ड। दूसरी बात हुई। अब तीसरी लाइन में पढ़िए एनसीईआरटी क्या कहती है। एनसीईआरटी ने कहा कि डिफरेंट टाइप ऑफ आयन चैनल्स आर प्रेजेंट ऑन एक्सोलेमा। यानी कि यहाँ मेम्ब्रेन पे क्या एक ही तरह के आयन चैनल पाए जाते हैं? नहीं। क्या कहा कि अलग अलग तरह के आयन चैनल पाए जाते हैं? फिर अगली लाइन पढ़ी जहां एनसीईआरटी कहती है कि जो आयन चैनल्स हैं दे आर सिलेक्टिवली परमिएबल। अगली लाइन में क्या कहा? कि आयन चैनल्स आर सिलेक्टिवली परमिएबल। अब ये दो बातें अपन समझें। यहां पर देखिए, अगर आप बात करें कि एक्सोलेमा पर जो आयन के पैसेज है, यानी कि आयन जैसे आ जा सकता है, वो आयन पैसेज होते हैं दो तरह के। कितने टाइप के? दो। पहला आपने कहा बेटा कि आयन चैनल्स होते हैं। फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज आयन चैनल, और दूसरे कहे जाते हैं आयन पंप। तो पहले को आपने क्या कहा? आयन चैनल, और दूसरे को आपने नाम क्या दिया? आयन पंप। अब बताओ, जब भी हमने पंप शब्द का प्रयोग किया है, यह हमेशा एक्टिव रहा है कि पैसिव? मतलब कि जो आयन पंप है वो कैसा रहेगा? एक्टिव। जबकि चैनल कैसा होगा? पैसिव। तो आयन पंप के बारे में ध्यान रखेंगे, ये एक्टिव है। बोलिए, अगर ये एक्टिव है तो क्या एनर्जी कंज्यूम करेगा? यस, ये डायरेक्टली एटीपी खर्च करता है, इसलिए आपने कहा कि एक्टिव है। अगली बात, अगर ये एक्टिव है तो ट्रांसपोर्ट डाउनहिल करता होगा कि अपहिल? कहां करेगा? अपहिल। अपहिल का मतलब हुआ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर या लोअर टू हायर? लोअर टू हायर। कहां लेके जाएगा? लोअर टू हायर कंसंट्रेशन ले जाएगा। तो आपने कहा कि एक्टिव है, और दूसरी बात है कि यहां जो ट्रांसपोर्ट करेगा ये कैसा रहेगा बेटा? अपहिल ट्रांसपोर्ट। यहां पर इसी पेज 317 पे आप सबसे नीचे की तरफ आप देखेंगे तो आपको एक पंप का नाम मिलेगा जिसका नाम है सोडियम पोटेशियम पंप। नाम मिला? तो आयन पंप का एग्जाम्पल हो जाता है सोडियम पोटेशियम पंप। एग्जाम्पल क्या है बेटा? सोडियम पोटेशियम पंप इसका एग्जाम्पल है। ये जो सोडियम पोटेशियम पंप है, ये एक बार जब काम करता है तो ये एक बार में 3 सोडियम को लेकर के आता है बाहर। 3 सोडियम को कहां लाएगा? बाहर। और 2 पोटेशियम को लेकर के जाएगा अंदर। कितने सोडियम बाहर लाएगा? 3। कितने पोटेशियम अंदर ले जाएगा? 2। ध्यान रखें, ये जो पंप है इसके काम करने की स्पेसिफिक डायरेक्शन है। क्या कभी ऐसा होगा कि पंप सोडियम को अंदर ले जाए, पोटेशियम बाहर लाए? नहीं। ये हमेशा करेगा कि सोडियम को लेकर के आएगा बाहर, पोटेशियम कहां ले जाएगा? अंदर। अंदर और बाहर क्या है भी थोड़ी देर में अपने को समझ में आ जाएगा। फिलहाल अपने को ध्यान रखना है कि ये जो काम करेगा, इस काम को करने के लिए इसे जरूरत पड़ती है एक एटीपी की। इतना काम करने के लिए क्या चाहिए? एक एटीपी।
जिसको ये कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर, एडीपी में। जो एनर्जी यहाँ पर मिलेगी उस एनर्जी के थ्रू सोडियम पोटेशियम पंप यहाँ अपना काम करेगा। तो कितने, कौन सा पंप इन्वॉल्व होता है, इसका नाम क्या है, सोडियम पोटेशियम पंप। अब आते हैं इधर चैनल्स। चैनल्स के बारे में देखें तो चैनल्स के बारे में आपने कहा कि दे आर पैसिव। चैनल कैसे है बेटा, पैसिव। अगर ये पैसिव है तो इसका मतलब है चैनल हमेशा ट्रांसपोर्ट कैसा करेगा, डाउनहिल। तो आपने कहा कि यहाँ जो ट्रांसपोर्ट होता है ये ट्रांसपोर्ट कैसा रहेगा, डाउन। यानी कि क्या चैनल कभी भी लोअर टू हायर कंसंट्रेशन ले जाएगा, नहीं, हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ लेकर के जाता है। फिर अगला आपने कहा कि एनसीईआरटी ने कहा था कि जो आयन चैनल्स है दे आर सिलेक्टिवली परमिएबल। अगली बात क्या कही कि कैसे होते हैं, सिलेक्टिवली परमिएबल होते हैं। तो आपने कहा कि दे आर सिलेक्टिवली परमिएबल। सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या हुआ, सोडियम और पोटेशियम के लिए आयन चैनल सेम होगा या अलग अलग। सोडियम और पोटेशियम के लिए आयन चैनल विल बी सेम और डिफरेंट, डिफरेंट होगा ना। तो अपन ने कहा कि आयन चैनल्स दे विल बी सेपरेट फॉर सोडियम एंड पोटेशियम। अब ये आयन चैनल के अलग अलग टाइप आपके पास होते हैं। कौन कौन से चैनल हैं, तो इनमें पहले कहे जाते हैं बेटा लीकी चैनल। पहले चैनल को अपन क्या बोलते हैं, लीकी चैनल कहते हैं। ये जो लीकी चैनल हैं इनको आप कुछ ऐसे मान के चलो कि दे आर ऑलवेज इन ट्रांजिशन बिटवीन ओपन एंड क्लोज। ये बच्चे हमेशा क्या रहते हैं, ओपन और क्लोज के बीच के ट्रांजिशन में होते हैं। यानी कि अगर अपन मान ले कि ये एक मेम्ब्रेन है, इसको मान लेते हैं सोडियम का लीकी चैनल है। ये सोडियम का लीकी चैनल अभी ओपन है, फिर क्लोज है, फिर ओपन है, फिर क्लोज है। यानी कि ना तो ये परमानेंटली ओपन है ना परमानेंटली क्लोज है। तो इसलिए आप ना तो इसके बारे में ये कह सकते कि हमेशा खुला रहता है, ना आप ये कह सकते कि हमेशा बंद रहता है। ये क्या कर रहा है, लीक कर रहा है। एक एग्जाम्पल से समझेंगे, हमारे घर में एक नल लगा है, वो जो नल है मान लेते हैं खराब हो गया है, ठीक से बंद नहीं हो रहा। आपने नल को बंद कर दिया, उसके बाद भी कुछ कुछ पानी नल में से निकल रहा है। तो ये जो नल है, क्या ये नल खुला हुआ है, क्या ये नल बंद है, ये नल क्या कर रहा है, लीक कर रहा है। नल क्या कर रहा है, लीक कर रहा है। तो ऐसे चैनल को अपन ने क्या कहा, लीकी चैनल। क्या लीकी चैनल हमेशा खुले होते हैं, क्या लीकी चैनल हमेशा बंद होते हैं। लीकी चैनल हमेशा क्या है, ओपन और क्लोज के बीच के ट्रांजिशन में रहेगी। हमेशा क्या होगा, बिटवीन ट्रांजिशन बिटवीन ओपन एंड क्लोज। तो ओपन और क्लोज के बीच के ट्रांजिशन में रहने वाले जो चैनल है, इन चैनल्स को अपन ने क्या कहा, लीकी चैनल कहा। अब ध्यान देंगे, नंबर ऑफ लीकी चैनल्स ऑफ सोडियम ये होगा बहुत कम इन कंपैरिजन टू नंबर ऑफ लीकी चैनल्स ऑफ पोटेशियम। सोडियम के लीकी चैनल का नंबर पोटेशियम के लीकी चैनल के नंबर के कंपैरिजन में कम है कि ज्यादा। सबसे कोने में बैठे हुए बालक बोल बेटा, सोडियम के लीकी चैनल्स का नंबर पोटेशियम के लीकी चैनल्स के कंपैरिजन में कम है कि ज्यादा। किसके लीकी चैनल ज्यादा है, सोडियम की पोटेशियम। जमीन में कुछ खुदाई उदाई कर रहे हो क्या, तो पढ़ा आ रहा हूं, नीचे तुम फ्लोर देखे जा रहे हो, तो इधर देखो ना। अपन ने कहा कि एक्सोलेमा की परमिबिलिटी, ध्यान से सुनिएगा, एक्सोलेमा की परमिबिलिटी किसके लिए ज्यादा, सोडियम की पोटेशियम, बोलो किसके लिए ज्यादा। पढ़ेंगे एनसीईआरटी आगे। एनसीईआरटी कहती है एट रेस्टिंग स्टेट एक्सोलेमा इज मोर परमिएबल टू पोटेशियम आयन एंड नियरली इनपरमिएबल टू सोडियम आयन। लाइन मिली, रेस्टिंग स्टेट में एक्सोलेमा ज्यादा परमिएबल किसके लिए, पोटेशियम, जबकि सोडियम के लिए परमिएबिलिटी क्या है, कम। तो अपन ने कहा कि पोटेशियम के लिए परमिएबिलिटी ज्यादा जबकि सोडियम के लिए परमिएबिलिटी कम। तो अब आपने कहा कि अगर पोटेशियम के लिए परमिएबिलिटी ज्यादा है तो इसका मतलब है पोटेशियम अंदर बाहर आएगा जाएगा ज्यादा, जहां भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा उसके हिसाब से जाएगा, जबकि वही सोडियम का मूवमेंट क्या रहेगा, कम।
फिर से पढ़िएगा, क्या सोडियम के बारे में इम्परमिएबल कहा? नहीं, क्या कहा? नियरली इम्परमिएबल। क्या लिखा है? नियरली इम्परमिएबल, यानी कि लगभग अपारगम्य। लगभग अपारगम्य का मतलब हुआ कि क्या परमिएबिलिटी थोड़ी बहुत है, हाँ या नहीं? तो सोडियम के लिए परमिएबिलिटी पोटेशियम से कम है कि ज्यादा? किसकी परमिएबिलिटी कम? सोडियम की। किसकी ज्यादा है? पोटेशियम की। क्यों अंतर आया? क्योंकि पोटेशियम के लीकेज चैनल का नंबर ज्यादा, जबकि सोडियम के लीकेज चैनल का नंबर कम। अब यहां आपने कहा कि लीकी चैनल के बाद दूसरे टाइप के चैनल्स आते हैं जिनको हम बोलते हैं बेटा वोल्टेज गेटेड चैनल। अगले चैनल क्या कहे जाते हैं? वोल्टेज गेटेड चैनल कहे जाते हैं। और ये जो वोल्टेज गेटेड चैनल है इनको अपन शॉर्ट में कहते हैं वीजीसी। क्या कहा जाता है? वीजीसी। एक पर्टिकुलर वोल्टेज पर ही ये चैनल ओपन होते हैं। जब तक वो पर्टिकुलर वोल्टेज नहीं मिलेगा तब तक ये चैनल ओपन नहीं होगा। जैसे आप देखिए, आपने कहा कि जो सोडियम के वोल्टेज गेटेड चैनल है, ये सोडियम वीजीसी, ये बेटा ओपन होते हैं लगभग -55 से लेकर के -60 मिली वोल्ट पर। कितने पर ओपन होंगे? -55 से -60 मिली वोल्ट पर ओपन कौन होता है? सोडियम की बीजीसी। सोडियम बीजीसी किस पोटेंशियल पर ओपन होते हैं? -55 से -60। अभी बस ये पोटेंशियल याद रखेंगे, कब कैसे आता है वो भी पर बात कर रहे हैं। वहीं पर आप ध्यान रखेंगे पोटेशियम के जो बीजीसी है, ये पोटेशियम के वोल्टेज गेटेड चैनल, ये ओपन होते हैं +30 मिली वोल्ट पर। कितने पे ओपन होते हैं? +30 मिली वोल्ट। यानी कि आप समझिएगा, आपने इन चैनल्स को वोल्टेज गेटेड इसलिए कहा क्योंकि इन चैनल्स को खोलने के लिए आपको जरूरत किसकी होती है? वोल्टेज की। अगर एक पर्टिकुलर वोल्टेज मिलेगा तो चैनल खुलेगा, और अगर वो वोल्टेज नहीं मिला तो चैनल ओपन होगा क्या? नहीं। यानी कि चैनल को गेट कौन कर रहा है? वोल्टेज। यानी कि वोल्टेज गेटेड चैनल को आप मान सकते हैं किसी सरकारी ऑफिस के अंदर पोस्टेड एक भ्रष्ट चपरासी के रूप में। जो चपरासी है उसे क्या करना है? वो क्या? वोल्टेज गेटेड चैनल। यानी कि अगर आप वोल्टेज नहीं लगाओ तो बताओ चपरासी काम करेगा क्या? नहीं। तो खूब बार जाओ चक्कर लगाते रहो कि मेरे को टीसी चाहिए या मुझे जो फलाना सर्टिफिकेट चाहिए, ये चाहिए, वो सुनेगा आपकी? नहीं। अब उसको अपनी बात सुनाने के लिए आपको क्या लगाना पड़ता है? वोल्टेज। क्या हर एक चपरासी का वोल्टेज बराबर होता है? नहीं, सबके वोल्टेज अपने अलग अलग है। ऐसे ही यहाँ पे आपने कहा कि सोडियम और पोटेशियम के जो वोल्टेज गेटेड चैनल है, ये क्या है? करप्ट चपरासी। इसको आपको इतना वोल्टेज देना पड़ेगा, तभी ये क्या अपना काम करेगा। जबकि वही लीकी चैनल के बारे में आपने कहा कि एक घर का ऐसा नल है जो खराब हो गया है, पूरी तरह से बंद नहीं हो रहा, पूरी तरह बंद होने के बावजूद थोड़ा थोड़ा पानी इसमें से निकल करके जा रहा है। अब देखिए, अगले टाइप के चैनल आते हैं जिनको हम बेटा बोलते हैं लिगैंड गेटेड चैनल। अगले चैनल को क्या कहा जाता है? लिगैंड गेटेड चैनल कहते हैं। लिगैंड गेटेड चैनल को आप शॉर्ट में कह सकते हैं एलजीसी। और बताएं, लिगैंड का मतलब केमिकल होता है कि नहीं? तो इसका मतलब है कि जो लिगैंड गेटेड चैनल है ये किसी पर्टिकुलर केमिकल के लिए ओपन होंगे। लिगैंड गेटेड चैनल ओपन बेटा किसके लिए होगा? किसी पर्टिकुलर केमिकल के लिए ओपन हो रहा होगा। तो ये हमेशा ओपन किसके लिए होता है? किसी पर्टिकुलर केमिकल के लिए। पेज नंबर 323 पर देखेंगे। 323 पर क्या आपको ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर मिले? क्या आपको गस्टेटरी रिसेप्टर मिले? ये जो ऑल्फैक्टरी और गस्टेटरी रिसेप्टर हैं, क्या इनके बारे में कहा गया है कि फिजियोलॉजिकली ये दोनों सिमिलर होते हैं? डिटेक्ट किसे करते हैं? केमिकल को। डिटेक्ट किसे करेंगे? केमिकल को। अगर ये केमिकल को डिटेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे चैनल कौन से पाए जाने चाहिए? लिगैंड गेटेड। यानी कि अगर एक पर्टिकुलर केमिकल मिलेगा तो उस केमिकल के मिलने पर ये चैनल ओपन होगा, और अगर वो केमिकल नहीं है तो चैनल ओपन नहीं होगा। तो अगला कौन सा हुआ? लिगैंड गेटेड चैनल। और फिर यहाँ पे चौथा आ जाता है जिसको हम बोलते हैं मैकेनिकल गेटेड चैनल। क्या कहा जाता है? मैकेनिकल गेटेड चैनल कहा जाता है। तो चौथे टाइप के चैनल का नाम होता है मैकेनिकल गेटेड चैनल। इसके नाम से समझ में आ जाता है
कि ये काम करेगा मैकेनिकल फोर्स मिलने पर, तब काम करेगा मैकेनिकल फोर्स मिलने पर। ध्यान से सुनेंगे, आपके इंटरनल ईयर में जो कॉक्लिया है, जो कि साउंड वेव को रिसीव करता है, तो साउंड वेव जब आपके इंटरनल ईयर तक पहुंची तो साउंड वेव कैसा फोर्स लेकर के गई? मैकेनिकल। साउंड वेव को अगर हम बेटा समझे कि ट्रेवल कैसे करती है, तो हम जानते हैं ना कि मीडियम में टर्बुलेंस के फॉर्म में ट्रेवल करती है। यानी कि जब मैं बोल रहा हूं तो उस टाइम पे मेरे वोकल कॉर्ड में वाइब्रेशन हो रहा है। ये वाइब्रेशन आसपास का जो एयर पार्टिकल है, एयर पार्टिकल को हिट कर रहा है। ब्राउनियर मूवमेंट की वजह से एक एयर पार्टिकल ने दूसरे को हिट किया, दूसरे ने तीसरे को। अब इसकी वजह से क्या हुआ? एक वेव क्रिएट हुई। जब यही वेव जाकर के आपके इंटरनल ईयर के पास पहुंची तो अब आपको सुनाई दिया। तो फाइनली अपन ने कहा कि यहाँ पर जो ये चैनल है, ये वाले चैनल क्या कही जाएंगे? मैकेनिकल गेटेड चैनल कही जाएंगे। मतलब कि चैनल्स आपके पास कितने टाइप के हैं? 4। लीकी चैनल, वोल्टेज गेटेड चैनल, लिगेंड गेटेड चैनल और मैकेनिकल गेटेड चैनल। इनमें से आप ध्यान देंगे, ये जो लीकी चैनल और वोल्टेज गेटेड चैनल है, ये दोनों ही पाए जाते हैं एक्सॉन पर। जब बात आएगी बेटा एक्सॉन के बारे में, या हम नर्व इम्पल्स के कंडक्शन की बात करेंगे, देन ऑब्वियसली हम बात कर रहे होंगे केवल फर्स्ट और सेकंड के बारे में। वहीं पर जो थर्ड और फोर्थ है, ये दोनों पाए जाते हैं डेंड्राइट पर। कहाँ पाए जाते हैं? डेंड्राइट पर। फिर से सुनेंगे, आपने कहा था कि स्टिमुलस को डिटेक्ट करना, रिसीव करना, किसका काम था? न्यूरॉन का। तो जो स्टिमुलस है वो या तो किसी केमिकल के फॉर्म में आएगा या फिर मैकेनिकल फोर्स के फॉर्म में आएगा। तो इसको डिटेक्ट करना, इसको रिसीव करना, किसका काम था यहाँ? लिगैंड गेटेड चैनल या फिर मैकेनिकल गेटेड चैनल का। तो बोलो, इतनी बात अभी तक समझ में आई? क्लियर एकदम? अब यहाँ पर आगे बात आती है बेटा कि अब जो पूरा नर्व इम्पल्स का जनरेशन और कंडक्शन है, इस पूरे जनरेशन और कंडक्शन में स्टेप आते हैं 3। पहले स्टेप को कहा जाता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, या एनसीईआरटी लिखती है रेस्टिंग पोटेंशियल। क्या लिखा एनसीईआरटी ने बेटा? रेस्टिंग पोटेंशियल लिखा। तो सबसे पहला जो स्टेप आता है, इसे कहा जाता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को शॉर्ट में आप नाम दे देते हैं आरएमपी। क्या नाम है? आरएमपी। आरएमपी के बाद अगला जो फेज आता है, इसे कहा जाता है डीपोलराइजेशन। अगले फेज को अपन क्या बोलते हैं? डीपोलराइजेशन कहा जाता है। जो टर्म हम ईसीजी के टाइम भी यूज कर चुके हैं, और पिछले चैप्टर में मसल कॉन्ट्रेक्शन के दौरान भी हमने इसको यूज किया था। डीपोलराइजेशन के बाद अगले फेज का नाम होता है रीपोलराइजेशन। और इस शब्द का प्रयोग आप कर चुके हैं ईसीजी के दौरान, जब आपने कहा था कि जो टी वेव है वो वेंट्रिकल के रीपोलराइजेशन को इंडिकेट करती है। और रीपोलराइजेशन के बाद लौट करके कौन सा फेज आ जाता है? आरएमपी, यानी कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल आ जाता है। तो कुल मिलाकर के यहाँ स्टेप कितने होंगे? 3। पहले का नाम, पहले का नाम, दूसरा, तीसरा। पहले स्टेप का नाम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन का मतलब हुआ, क्या अभी मेम्ब्रेन अपना काम कर रही है? नहीं। मेम्ब्रेन किस पर है? रेस्ट पर। क्या रेस्टिंग कंडीशन में मेम्ब्रेन पर पोटेंशियल होता है? हाँ। तो रेस्टिंग कंडीशन में मेम्ब्रेन पर पोटेंशियल है, तभी तो ये मेम्ब्रेन एक्साइटेबल है। तभी तो मेम्ब्रेन क्या है? एक्साइटेबल है। अब आप यहाँ देखिए आरएमपी कैसे मेंटेन किया जाता है, या रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है। तो इसको जरा अपन समझने की कोशिश करेंगे, और खूब अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे जब तक कि अपने को बढ़िया से समझ में ना आ जाए। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को समझने के लिए साथ में एनसीईआरटी हम पढ़ते भी जाएंगे, दोनों काम साथ साथ। देखिए, आपने यहां पर कहा बच्चे कि ये आपके पास एक एक्सॉन का सेक्शन, ये हमारे पास क्या है? एक्सॉन है। तो ये जो एक्सॉन है इसका सेक्शन हमने लिया है। सबसे पहले आप देखिए, एक्सॉन की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसको नाम क्या दिया जाएगा? एक्सोलेमा। बोलो, एक्सॉन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम एक्सोलेमा।
और इसके साइटोप्लाज्म का नाम क्या होगा? एक्सोप्लाज्म। ये जो एक्सोप्लाज्म है ये बेटा ईसीएफ है कि आईसीएफ है? ईसीएफ यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, आईसीएफ यानी कि इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो ईसीएफ की आईसीएफ यानी कि एक्सोप्लाज्म क्या है? इस सेल का साइटोप्लाज्म है, और साइटोप्लाज्म सेल के अंदर होता है। तो सेल के अंदर के जो फ्लूइड है, अंदर वाले फ्लूइड को अपन क्या कहेंगे? आईसीएफ कहेंगे। तो हमने कहा कि जो एक्सोप्लाज्म है वो क्या है? यहाँ पर आईसीएफ है। यहाँ पर सेल के बाहर टिश्यू स्पेसेस होंगे। सेल के बाहर क्या होगा? टिश्यू स्पेस। जो टिश्यू स्पेसेस है, यहाँ टिश्यू स्पेसेस में टिश्यू फ्लूइड भरा होगा, और जो टिश्यू फ्लूइड भरा है इसे क्या कहा जाएगा? ईसीएफ। ईसीएफ का पूरा नाम क्या हुआ? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो बोलो ईसीएफ कहाँ मौजूद होगा? बाहर। जबकि आईसीएफ कहाँ मौजूद होगा? अंदर। अब देखिए, आपके पास अब यहाँ पर एक तरफ तो ईसीएफ है, दूसरी तरफ आईसीएफ है। सबसे पहले ये जो एक्सोप्लाज्म है, इस एक्सोप्लाज्म के अंदर पाई जाती है प्रोटीन। क्या पाई जाती है बेटा? प्रोटीन। और इन प्रोटीन पर चार्ज होता है नेगेटिव। चार्ज कैसा रहेगा? नेगेटिव। सुनेंगे, साइटोन अपने आप में बेटा एक सेल है। अगर सेल है तो सेल के पास प्रोटीन भी होगा, और ये जो प्रोटीन है बना किससे होता है? अमीनो एसिड से। बायोमोलिक्यूल में अमीनो एसिड में आपने ज्विटराइन इफेक्ट के बारे में सुना है कि अलग अलग पीएच पर जो अमीनो एसिड है वो अलग अलग आयन की तरह बिहेव करता है। हमारे ब्लड का पीएच कितना होता है? 7.4। तो यानी कि ये कैसा है? स्लाइटली एल्कलाइन। स्लाइटली एल्कलाइन पीएच पर यहाँ प्रोटीन पर चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव। पढ़िए, क्या नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन लिखा है? क्या एक्सोप्लाज्म कंटेन नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन? पेज नंबर 317 पर। 317 पे लाइन मिली, एक्सोप्लाज्म कंटेन नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन। तो एक्सोप्लाज्म में क्या मौजूद है? नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन है। ये जो नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन है, इनके बारे में आप ध्यान रखेंगे कि ये बेटा प्रोटीन है, यानी कि मोनोमर है कि पॉलीमर? मॉलिक्यूल का साइज बड़ा कि छोटा? अगर ये बड़ा है तो परमिएबल होगा कि इम्परमिएबल? इम्परमिएबल होगा, यानी कि मॉलिक्यूल यहां से बाहर नहीं जा सकता। तो प्रोटीन यहां अंदर मौजूद है जिन पर चार्ज नेगेटिव है, और ये प्रोटीन यहां से बाहर नहीं जा सकते। अब इसके अलावा आप देखिए, यहाँ पर बाहर जो ईसीएफ है, ईसीएफ का प्रिंसिपल कैटायन कहा जाता है सोडियम आयन को। ईसीएफ का प्रिंसिपल कैटायन किसको बोलते हैं? सोडियम। तो मैंने कहा कि ईसीएफ का प्रिंसिपल कैटायन कौन होता है? सोडियम आयन। तो सोडियम आयन इज प्रिंसिपल कैटायन ऑफ ईसीएफ। जब मैं कहता हूं प्रिंसिपल कैटायन तो बात समझना, यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूं कि ईसीएफ में पाए तो बहुत सारे कैटायन जाते हैं। कैटायन मतलब पॉजिटिवली चार्ज आयन कि नेगेटिवली? कैटायन मतलब पॉजिटिवली चार्ज आयन। तो हमने कहा कि पाए तो कई सारे कैटायन जाते हैं, पर इनमें सबसे ज्यादा जो कैटायन पाया जाता है वो कौन सा है? सोडियम आयन। और ऐसे ही जब आप बात करते हैं आईसीएफ में प्रिंसिपल कैटायन के बारे में, तो आईसीएफ के अंदर प्रिंसिपल कैटायन हो जाता है पोटेशियम आयन। कौन सा होता है? पोटेशियम आयन। इसका मतलब है कि आपने कहा कि बाहर की तरफ सोडियम आयन कम कि ज्यादा? सोडियम आयन क्या है? ज्यादा। अब यहाँ पर आपने कहा कि अंदर की तरफ सोडियम आयन कम। बाहर सोडियम आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा, जबकि अंदर की तरफ सोडियम आयन की कंसंट्रेशन कम। वहीं बाहर की तरफ पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन कम, जबकि अंदर की तरफ पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा। तो यानी कि सोडियम की कंसंट्रेशन कहाँ ज्यादा? बाहर। जबकि पोटेशियम की कंसंट्रेशन कहाँ ज्यादा? अंदर। अब यहाँ एक बात और समझने की है, ध्यान दो। जब आप कम ज्यादा कहते हैं, आप कंपैरिजन करते हैं, तो कंपैरिजन करने का पहला तरीका है वर्टिकल, यानी कि आप कहें कि बाहर की तरफ पोटेशियम के कंपैरिजन में सोडियम आयन ज्यादा होता है। वहीं पर कंपैरिजन करने का दूसरा तरीका है कि आप कहें कि अंदर के कंपैरिजन में बाहर सोडियम आयन ज्यादा होता है।
पहला जो आपने कंपैरिजन किया ये वाला हॉरिजॉन्टल कंपैरिजन था, दूसरा जो आपने किया ये कंपैरिजन कैसा है, वर्टिकल। दोनों में से कौन सा कंपैरिजन माना जाता है या किसके बारे में अपन बात करते हैं, तो ध्यान रखेंगे हम वर्टिकल कंपैरिजन की बात करते हैं। हमेशा जो कंपैरिजन किया जाता है वो सिमिलर एंटिटीज में कंपैरिजन किया जाता है, डिसिमिलर एंटिटीज के बीच में कंपैरिजन नहीं किया जाता। कंपैरिजन हमेशा समान के बीच में होता है या असमान, कंपैरिजन हमेशा सिमिलर के बीच होगा कि डिसिमिलर। तो क्या सोडियम और पोटेशियम आयन सेम है, नहीं, ये अलग अलग हैं। तो आप जब कंपेयर करते हैं तो आप सोडियम को सोडियम से कंपेयर करेंगे और पोटेशियम को पोटेशियम से कंपेयर करेंगे, यानी कि मैं कहूंगा कि अंदर की तरफ सोडियम आयन पाया जाता है, सोडियम आयन बाहर भी है, पर बाहर सोडियम आयन का जो अमाउंट है वो अंदर से ज्यादा है। मैंने कहा पोटेशियम आयन बाहर पाया जाता है, ये अंदर भी है, पर अंदर पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन बाहर से ज्यादा है। तो आपने कहा कि अंदर के कंपैरिजन में सोडियम आयन बाहर की तरफ ज्यादा, और बाहर के कंपैरिजन में पोटेशियम आयन ज्यादा कहा, अंदर की तरफ। तो अब अगर यहां पर बेटा चैनल्स की आप बात करें तो आप चैनल्स में पहले इतनी बात समझ में आ गई अपने को, इसमें कहीं कंफ्यूजन, जहां भी दिक्कत आए तुरंत बता देना कि हाँ सर यहां से दिक्कत शुरू हो गई। देखिए, अब आपने कहा कि यहाँ जो आयन चैनल्स है वो 4 प्रकार के हैं। अभी हम बात किसकी कर रहे थे, एक्सॉन की। ये दोनों एक्सॉन पे तो होते नहीं, एक्सॉन पे होते हैं ये दोनों। ये जो वोल्टेज गेटेड चैनल है, जब वोल्टेज मिलेगा तब खुलेगा, जब तक वोल्टेज नहीं मिलेगा तब तक ओपन नहीं होगा। काम कौन कर रहा है, लीकी चैनल। अभी लीकी चैनल किसके ज्यादा है, पोटेशियम के। कम किसके है, सोडियम। किसके लीकी चैनल ज्यादा, पोटेशियम। और कम किसके होते हैं, सोडियम के लीकी चैनल यहाँ पर कम है। तो आपने कहा कि परमिएबिलिटी किसके लिए ज्यादा रहेगी, तो आपने कहा कि परमिएबिलिटी, या अपन सिंपली एनसीईआरटी की भाषा में अगर लिखें तो हम कह लेते हैं कि साहब जो एक्सोलेमा है, दिस एक्सोलेमा इज मोर परमिएबल, किसके लिए, सोडियम की पोटेशियम, तो मोर परमिएबल टू पोटेशियम एंड ऑलमोस्ट इम्परमिएबल टू सोडियम। या ऑलमोस्ट की बजाय एनसीईआरटी ने कहा था बेटा नियरली, हालांकि दोनों शब्दों का मतलब एक ही होता है। तो फिर आगे कहा कि नियरली इम्परमिएबल टू सोडियम, यानी कि आपने कहा कि सोडियम के लिए जो परमिएबिलिटी है वो कंपेटिवली क्या है, कम, जबकि पोटेशियम के लिए परमिएबिलिटी क्या है, ज्यादा। अब जरा देखिए, अगर बेटा परमिएबिलिटी ज्यादा किसकी है, पोटेशियम की, जबकि सोडियम की है कम, तो इसका मतलब हुआ कि पोटेशियम आयन का मूवमेंट होना चाहिए ज्यादा। आप बताएं, पोटेशियम आयन को अंदर से बाहर जाना चाहिए कि बाहर से अंदर, पोटेशियम बाहर से अंदर के अंदर से बाहर, क्या पोटेशियम अंदर से बाहर जाएगा, क्या पोटेशियम बाहर से अंदर आएगा। समझना, पोटेशियम की कंसंट्रेशन कहां ज्यादा, अंदर, बाहर है कम। तो चैनल कहां ले जाता है, डाउन हिल, क्योंकि चैनल कैसा है, पैसिव। तो इसका मतलब हुआ कि के प्लस के लिए परमिएबिलिटी क्या रहेगी, ज्यादा, जबकि वहीं पर सोडियम के लिए परमिएबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। तो आपने कहा के प्लस के लिए परमिएबिलिटी क्या है, ज्यादा, जबकि क्या सोडियम के लिए परमिएबल है, हाँ है, पर बहुत कम परमिएबल है। तो इसकी वजह से सोडियम का मूवमेंट तो होगा पर ये कम होगा, और सोडियम अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आएगा, यानी कि कुछ अमाउंट में सोडियम अंदर की तरफ आएगा। अब क्या होगा समझना, सोडियम और पोटेशियम दोनों पे चार्जेस तो बराबर है, दोनों पे जो चार्जेस है दोनों पे बराबर है। भाई दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तभी एक एक पॉजिटिव चार्ज। जब अगर दोनों पे चार्जेस बराबर है और बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज जा रहा है ज्यादा, जबकि अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज आ रहा है कम, तो मतलब मेम्ब्रेन पे बाहर की तरफ चार्ज कैसा डेवलप होना चाहिए, पॉजिटिव,
जबकि मेम्ब्रेन पर अंदर की तरफ चार्ज कंपैरेटिवली कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। समझिएगा, बायोलॉजी और फिजिक्स में चार्जेस की परिभाषा में अंतर होता है। फिजिक्स में चार्जेस का मतलब होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, बायोलॉजी में इलेक्ट्रॉन से कोई लेना देना नहीं होता। सिंपली हम यहाँ पॉजिटिवली चार्ज आयंस की बात करते हैं, पॉजिटिवली चार्ज आयंस के फ्लो की बात करते हैं। तो यहाँ पर हमने कहा कि पॉजिटिवली चार्ज आयन अंदर से बाहर गया ज्यादा, जबकि बाहर से अंदर आया कम। तो क्या सोडियम और पोटेशियम के लिए परमिबिलिटी बराबर है? नहीं। किसकी परमिबिलिटी ज्यादा? पोटेशियम, जबकि सोडियम की परमिबिलिटी है कम। इसकी वजह से अब मेम्ब्रेन पर बाहर की तरफ चार्ज कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव, जबकि अंदर की तरफ चार्ज कैसा आ जाएगा? नेगेटिव। तो बाहर की तरफ ये चार्ज हो गया पॉजिटिव, जबकि मेम्ब्रेन पर अंदर की तरफ चार्ज कैसा आ जाता है? नेगेटिव। और अंदर की तरफ जो ये चार्ज यहाँ मेम्ब्रेन पर आता है, ये चार्ज होता है बेटा -70 मिली वोल्ट। कितना होगा? -70 मिली वोल्ट है। इस कहानी को समझना कि ये -70 मिली वोल्ट कहना क्या चाहता है। तो तुम्हारा नाम क्या है? प्रिंस, लोकेश। एक प्रिंस साहब है, एक लोकेश साहब, ठीक। अब ये क्या है कि प्रिंस साहब के पास मान लेते हैं 100 रुपए। कितने रुपए? 100। और लोकेश के पास हम मान लेते हैं 170 रुपए। कितने? 170। बताएं, लोकेश के कंपैरिजन में प्रिंस के पास कितने रुपए कम है? 70। यानी कि हम -70 लिख सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि प्रिंस के कंपैरिजन में लोकेश के पास कितने रुपए ज्यादा है? 70। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ? +70 लिख सकता हूँ। पर जब मैं लिखूंगा कि साहब प्रिंस के पास -70 है, तो -70 होने का मतलब क्या प्रिंस के पास 70 रुपए का कर्जा होना है? नहीं ना। 100 रुपए तो इसके पास है, पर दूसरे के कंपैरिजन में कितने कम है? 70। दूसरे से जब आपने कंपेयर किया तो कंपेयर करने पर कितने कम मिले? 70 रुपए कम मिले। इस वजह से आपने कहा कि इसके पास कंपैरेटिवली कितना रुपए कम है? 70। इसके पास कंपैरेटिवली कितना ज्यादा है? 70। क्या दोनों के पास पॉजिटिव चार्ज है? यस। किसके पास पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है? लोकेश। कम किसके पास है? प्रिंस। तो इसकी वजह से लोकेश के पास पॉजिटिव चार्ज कितना ज्यादा? 70। लोकेश के कंपैरिजन में प्रिंस के पास कितना कम? -70। यानी कि जब मैं अगर -70 कहूंगा तो क्या आप इसे किसी एनायन से कोरिलेट करेंगे? नहीं। आप कहेंगे पॉजिटिवली चार्ज आयन बाहर भी है और पॉजिटिवली चार्ज आयन अंदर भी है, पर अंदर के कंपैरिजन में बाहर की तरफ ज्यादा है। या आप कहें कि बाहर के कंपैरिजन में अंदर की तरफ कम है। कितना कम है? तो अगर ऐसा मान लिया जाए कि एक सोडियम और एक पोटेशियम आयन दोनों पे चार्जेस बराबर हैं, मैं मान लेता हूं इन पे चार्ज 1 मिली वोल्ट है। 1 मिली वोल्ट का मतलब हुआ 1 वोल्ट का 1000वां हिस्सा। अगर ऐसा मान लें कि सोडियम और पोटेशियम दोनों पे जो चार्जेस है वो 1-1 मिली वोल्ट है, तो इसका कहना ये है कि बाहर की तरफ सोडियम और पोटेशियम का जो टोटल है, उसके कंपैरिजन में अंदर की तरफ सोडियम और पोटेशियम का जो टोटल है वो कितने मिली वोल्ट, कितने आयंस कम है? तो आपने कहा 70 आयन कम है। अब समझिएगा, यहाँ जो -70 है, इस -70 को क्रिएट करने में हमें इस प्रोटीन के योगदान को नहीं भूलना चाहिए। कि अंदर की तरफ प्रोटीन भी बैठा है, जिसके पास चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव। तो ये भी इस -70 को क्रिएट करने में रोल प्ले करेगा। यानी कि आपने कहा कि अभी तक -70 क्रिएट करने वाला पहला फैक्टर हुआ डिफरेंशियल परमिबिलिटी। पोटेशियम के लिए परमिबिलिटी ज्यादा, सोडियम के लिए परमिबिलिटी कम। दूसरा फैक्टर हुआ एक्सोप्लाज्म में पाई जाने वाली नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन। ये दो फैक्टर हैं जिन्होंने अभी तक नेगेटिव चार्ज क्रिएट किया है। क्या ये दोनों बातें हमें समझ में आई हैं? हाँ, ऑलमोस्ट। आयन चैनल्स किसके ज्यादा वो डिपेंड करेगा। हमने क्या कहा था? सोडियम के लीकी चैनल की संख्या कम है, जबकि पोटेशियम के लीकी चैनल की संख्या ज्यादा है। जिसकी लीकी चैनल ज्यादा होगी उसकी परमिबिलिटी भी ज्यादा होगी। अब जरा फिर से ध्यान देंगे एक बार, लास्ट एक बात और सुनो। यहाँ देखिए, आपने कहा कि यहाँ एक्सोलेमा पर सोडियम पोटेशियम पंप भी पाया जा रहा था। ये सोडियम पोटेशियम पंप
एक बार में कितने सोडियम को लेकर के बाहर आता है? 3। कितने सोडियम बाहर लाएगा? 3। और कितने पोटेशियम अंदर लेकर के जाएगा? 2। सोडियम कितने बाहर आए? 3। पोटेशियम अंदर कितने गए? 2। ध्यान से सुनना, इधर देखो, सोडियम कहाँ जाता है? बाहर। उसके बावजूद सोडियम कहाँ लेकर आ रहे हैं? बाहर। पोटेशियम कहाँ जाता? अंदर। और पोटेशियम को लेकर के भी कहाँ जा रहे हैं? अंदर। तो ये सोडियम पोटेशियम पंप एक बार में कितने सोडियम आयन को बाहर लाता है? 3। कितना पोटेशियम आयन अंदर लेकर के जाएगा? 2। कितना सोडियम आयन बाहर लेकर के आया? और कितना पोटेशियम आयन अंदर लेकर के गया? 2। तो आपने कहा 3 सोडियम बाहर, जबकि 2 पोटेशियम आयन यहां अंदर की तरफ जाते हैं। अब ये जो काम हो रहा है, ये होता है एट द एक्सपेंस ऑफ 1 एटीपी। अब यहां समझना, ये मान लो कि ये पेन खोखला है अंदर, ठीक? तो ये पेन सोडियम पोटेशियम पंप है, एटीपी यहां बाहर काम करता है। ये साइड बाहर है, ये साइड बाहर है, ये साइड अंदर है। यहां से 2 पोटेशियम आयन अंदर जाते हैं इसी रास्ते से। ध्यान रखना, पंप सिलेक्टिवली परमेबल नहीं होता। सिलेक्टिवली परमेबल चैनल था। आपने पंप के लिए कभी नहीं कहा कि पंप सिलेक्टिवली परमेबल है। सिलेक्टिवली परमेबल कौन था? चैनल। पंप तो कॉमन है, सोडियम और पोटेशियम के लिए वही होता है। यानी कि आपने कहा बाहर से 2 पोटेशियम आयन को कहां लेकर के आया? अंदर। अंदर से कितने सोडियम आयन बाहर लेकर के गया? 3। अंदर से कितने सोडियम बाहर जाते हैं इस रास्ते से? 3। बाहर से पोटेशियम कितने अंदर आते हैं? 2। आपको यहाँ एक बात ध्यान देनी है, अगर आप पीरियडिक टेबल में देखें तो सोडियम पहले आता है कि पोटेशियम? अगर सोडियम पहले आता है तो सोडियम का एटॉमिक साइज कम हुआ कि ज्यादा? जबकि पोटेशियम का साइज हुआ ज्यादा। रास्ता इतना ही है, सोडियम आयन छोटा है, तो सोडियम आयन छोटा होने की वजह से ज्यादा नंबर ऑफ सोडियम आयन यहाँ आ जाएगा। जबकि पोटेशियम आयन बड़ा है, पोटेशियम आयन बड़ा होने की वजह से कम नंबर ऑफ पोटेशियम आयन आ पाएगा। यही वजह है कि यहाँ से सोडियम और पोटेशियम बराबर नहीं आते जाते हैं। कौन सा आयन छोटा है? सोडियम की पोटेशियम? तो ज्यादा नंबर किसका रहेगा? सोडियम का। जबकि पोटेशियम का साइज बड़ा, तो इसलिए पोटेशियम का नंबर रहेगा कम। तो एक बार में कितने पोटेशियम अंदर जाते हैं? 2। कितने सोडियम बाहर आए? 3। क्या आपने को इतनी बात समझ में आ गई? अब आपके पास एक्सोलेमा पर ये -70 अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज क्रिएट करने वाले फैक्टर कितने हुए? 3। पहला फैक्टर डिफरेंशियल परमिएबिलिटी, कि भाई एक्सोलेमा पोटेशियम के लिए परमिएबल ज्यादा है, सोडियम के लिए है कम। दूसरा फैक्टर निगेटिवली चार्ज प्रोटीन। और तीसरा फैक्टर सोडियम पोटेशियम पंप। समझना, ये पंप जितनी बार चलेगा तो बाहर पॉजिटिव चार्ज लेकर के जाता है 3, अंदर लाता है 2। तो क्या ये पंप बायस्ड है, भेदभाव कर रहा है? हाँ। बाहर कितने लेकर के गया? 3। अंदर कितने लाया? 2। अगर ये 3 लेकर के अंदर बाहर जाता तो उसके इसमें पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करने में इसका कोई रोल नहीं होता। पर अभी क्योंकि ये बराबर अमाउंट में आयंस लाना और ले जाना नहीं करता है, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करेगा। और इसीलिए हम सोडियम पोटेशियम पंप को बच्चे इलेक्ट्रोजेनिक पंप कहते हैं। तो क्या हमें अभी इतनी बात समझ में आई? क्लियर एकदम? हाँ। मैंने ऐसा कुछ कहा? हमने कहा सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिव है, मतलब सोडियम हो या पोटेशियम दोनों एक्टिवली ही जा रहे हैं। पोटेशियम वो बॉटनी है, ये जूलॉजी है। जूलॉजी में इतना याद रख दे, जो पोटेशियम है, पोटेशियम भी अपनी हायर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है। अगर पोटेशियम अपनी हायर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है तो पैसिवली कैसे जाएगा? सोडियम भी अपनी हायर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है, अगर सोडियम हायर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है तो पैसिवली कैसे जाएगा? नहीं समझे? फिर देखो, यहाँ पर आपने कहा कि जो सोडियम है वो अपनी लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है, देन ऑब्वियसली ट्रांसपोर्ट शुड बी एक्टिव। किसको? ये भैया डिसबैलेंस बना रहा है, बैलेंस थोड़ी करा रहा है। ये तो और ज्यादा डिसबैलेंस क्रिएट करता है।
डिसबैलेंस क्रिएट करने वाला पंप है ना, ये बैलेंस थोड़े बनाता है। तो एक कम तो पड़ रहा है ना, एक ही क्या होता है, एक तो कम पड़ रहा है ना, तो ये तो डिसबैलेंस क्रिएट करता है पंप। तो इसी तरीके से पोटेशियम अंदर जाता है, तो ये बाहर से अंदर की तरफ क्या लेकर के जा रहा है, पोटेशियम। चलो एक बार मुझे आप बताएंगे फिर वापस से, इसमें आपको कहा कौन सी बात में कंफ्यूजन रहा। निधा बेटा, दो चैनल्स में हमने कहा था कि सबसे पहले जो चैनल होते हैं उनको लीकी चैनल कहा जाता है। लीकी चैनल जो है ये सोडियम और पोटेशियम दोनों के लिए होते हैं, पर पोटेशियम चैनल्स का नंबर ज्यादा है, सोडियम चैनल्स का नंबर कंपेरेटिवली कम है। दूसरा आपने कहा वोल्टेज गेटेड चैनल, जिनके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे कल। वोल्टेज गेटेड चैनल एक पर्टिकुलर वोल्टेज पर ओपन होते हैं और तब ये आयंस का ट्रांसपोर्ट होने देंगे। फिर आपने कहा कि डेंड्राइट पे दो तरीके के चैनल, लिगैंड गेटेड और मैकेनिकल गेटेड चैनल पाए जाते हैं। एक बार पेज नंबर 317 पे जितना लिखा है एनसीईआरटी ने पूरा का पूरा पढ़ देना। वैसे अपन पूरा पढ़ चुके हैं, पर आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से एक बार पूरा पढ़ेंगे और कल अपन स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 318। सिलेक्टिव, कि अगर जो सोडियम चैनल है वो सोडियम का ही चैनल है, वो और किसी को परमिट करेगा ही नहीं। सोडियम पोटेशियम चैनल नाम की कोई चीज नहीं होती, या तो सोडियम चैनल होता है या पोटेशियम चैनल होता है। ठीक, सोडियम पोटेशियम पंप होता है, सोडियम पोटेशियम चैनल नहीं होता। दोनों को एक साथ करेगा पंप, चैनल नहीं। चलो बाकी अपन मिलेंगे कल।